नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले खबर देहरादून से, जहां पर बीजेपी में सियासी सरगर्मी देखने को मिल रही है। सीएम से आज पूर्व सीएम विजय बहुगुणा मिलने वाले हैं। बागी को कांग्रेस में जाने की चर्चाओं के बीच ये मुलाकात होनी है। बीजेपी की डैमेज कंट्रोल की कोशिश है। पिछले कुछ दिनों से बीजेपी में इसको लेकर सरगर्मी बढ़ गई है, क्योंकि बहुत सारे बीजेपी नेता ऐसे जो दिग्गज नेता कहे जाते हैं वो कांग्रेस के संपर्क में हैं और इसको लेकर हलचल बढ़ गई है। खासतौर पर आज पूर्व सीएम विजय बहुगुणा मिलने वाले हैं सीएम से। कांग्रेस में जाने की चर्चाओं के बीच ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। बीजेपी की डैमेज कंट्रोल की कोशिश, पिछले कुछ दिनों से बीजेपी में लगातार कई नेताओं के कांग्रेस में जाने की बातें उठ रही हैं। बातचीत करने के लिए भारती सकलानी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। भारती, लगातार यशपाल आर्य गए, उसके बाद से कहा यह जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस के संपर्क में हैं। ऐसे में अब सरगर्मी तेज हो गई है, खासतौर पर हरक सिंह रावत को लेकर। क्या खबर इसको लेकर मिल रही है, क्योंकि आज पूर्व मुख्यमंत्री से मिलने वाले हैं? देखिए, बीजेपी और कांग्रेस दोनों की अगर हम बात करें, दोनों ही पार्टियों के अंदर जो है वो इस वक्त सियासी गर्मी काफी तेज देखने को मिल रही है। कल हमने पूरे दिन भर देखा किस तरीके से सियासी घटनाक्रम बदलता रहा। पूर्व सीएम विजय बहुगुणा अचानक से पहुंचते हैं देहरादून और फिर वो मुलाकात करते हैं 9 विधायकों के साथ, ये कहा जा रहा है। इसके अलावा आज की अगर हम बात करें, आज मुख्यमंत्री धामी से वो मिलने वाले हैं। फिर अगर हम कांग्रेस को देखें, कांग्रेस में इस बात को लेकर नाराजगी देखने को मिल रही है। वहां भी 2 धड़े बचे हुए नजर आ रहे हैं। जो कार्यकर्ता है वो इस बात को लेकर नाराज हैं कि अगर बागियों की एंट्री होती है तो इस बात को लेकर कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, क्योंकि उनकी वजह से पार्टी को डंट पड़ा था, ये कहा जा रहा है। इसके अलावा बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में इस दरमियान काफी सियासी सरगर्मियां तेज देखने को मिल रही है। बीजेपी जहां डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है, पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखेंगे नीलू, तो किस तरीके से मुलाकातों का सिलसिला बढ़ा है। और ये सब कुछ हुआ जैसे ही यशपाल आर्य की एंट्री होती है कांग्रेस में। उसके बाद से लगातार जो है ये कहा जा रहा है कि अगले 15 दिन काफी अहम होने वाले हैं। कुछ जो बागी विधायक है वो ज्वाइन कर सकते हैं एक बार फिर से कांग्रेस। तो अब यही देखने को मिल रहा है। लगातार जब बात की जाती है विधायकों से, हालांकि सभी लोग मना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से मुलाकातों का सिलसिला जो है वो तेजी से बढ़ गया है। जा रहे हैं उसके लिए भी मुश्किलें हैं और जिस पार्टी में जा रहे हैं उनके लिए भी मुश्किलें इस वक्त दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सीएम धामी ने मंगलवार को अपने विधानसभा क्षेत्र खटीमा के विकास कार्यों की समीक्षा की है और विकास कार्यों का जायजा भी लिया। सीएम ने सिविल अस्पताल, निर्माणाधीन एटीएस छात्रावास, आर्मी कैंटीन स्थल पहुंचकर निरीक्षण किया। साथ ही मंडी समिति पहुंचकर धान तोल का भी जायजा लिया। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में सीएम ने सड़कों को जल्द से जल्द गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए। मंडी परिसर में जाके और क्रय केंद्रों का भी निरीक्षण किया है। साथ ही साथ एकलव्य विद्यालय हमारा जो यहाँ पर लंबे समय से यहाँ के जनजाति समाज के उसकी लगातार मैंने मांग उठाई थी और अब उसका निर्माण कार्य लगभग 70-80% हो गया है। मेरा यह भी प्रयास है, मैंने आज विभाग के अधिकारियों को कहा है कि 15 दिसंबर तक उसको भी पूरा कर दें, हैंडओवर कर दें। इसी प्रकार से बाईपास है, उसका भी जल्दी से जल्दी जो है काम पूरा हो। और राज्य में आई आपदा को 11 दिन हो गए हैं और अब भी राहत बचाव कार्य जारी है। सीएम धामी ने लोगों से मदद की अपील की है, लेकिन इस आपदा में बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था और सही वक्त पर अलर्ट ने सैकड़ों लोगों की जान बचा ली। खुद सीएम धामी ने इसे माना है। भारी बारिश की वजह से आई आपदा को करीब 10 दिन होने को हैं। 17 और 18 अक्टूबर को हुई आपदा में 70 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और 5 दिन तक लगातार मुख्यमंत्री आपदा प्रभावित जिलों में हाल जानने पहुंचे। खुद देश के गृह मंत्री आपदा प्रभावित इलाकों का हाल देखने उत्तराखंड आए तो प्रधानमंत्री लगातार फोन पर मुख्यमंत्री से हालात जानते रहे। करीब 10 दिन बाद भी राहत का काम लगातार चल रहा है। आपदा में हुए नुकसान में पीड़ितों को वक्त पर राहत मिले, इसकी मॉनिटरिंग खुद सीएम धामी कर रहे हैं। इतने नहीं, मुख्यमंत्री ने आपदा में मिलने वाली राहत की रकम भी बढ़ाई है। मुख्यमंत्री का कहना है कि सबसे बड़ी राहत की बात यह रही कि इतनी बड़ी आपदा में किसी टूरिस्ट को खरोंच तक नहीं आई। चारधाम यात्रा में या पूरे उत्तराखंड के अंदर आए हुए जितने भी पर्यटक थे उसमें से एक भी कैजुअल्टी नहीं हुई।
ये चूँकि पहले जानकारी होने के कारण से सरकार ने जो कदम उठाए, हमने जो प्रशासनिक तौर पर कदम उठाए उसका ये रहा। तो सारे जो भी आपदा प्रबंधन से लगे हुए लोग थे उन्होंने पूरी जागरूकता के साथ काम किया, प्रशासन के लोगों ने काम किया। 17-18 अक्टूबर को आने वाली बारिश का रेड अलर्ट पहले ही जारी कर दिया गया था। गृह मंत्री अमित शाह तक कह चुके हैं कि वक्त पर मिले अलर्ट ने नुकसान को कम किया। तो वहीं मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि अयोध्या दौरे से ही वो हालात पर नजर बनाए हुए थे। देखिए, आपदा को लेकर चूँकि हम पहले दिन से ही हम लोगों ने इस आपदा को बहुत गंभीरता से लिया और जब 16 तारीख को हमें जानकारी मिली, पूर्वानुमान लगे कि कल 17, 18 और 19 तारीख को 3 दिनों भारी वर्षा होने वाली है, अतिवृष्टि होने वाली है, तो मैं उस दिन अयोध्या में था और अयोध्या से ही मैंने सारे अधिकारियों से बात करी और प्रातःकाल चलकर मैं यहाँ पहुँचा। यहाँ हमने आपदा प्रबंधन बैठक करी, पूरी एक हाई पावर कमेटी की बैठक करी। उत्तराखंड जैसे राज्य में आपदा से निपटना आसान नहीं होता, फिर चाहे बात केदारनाथ आपदा की हो या फिर इसी साल फरवरी में आई तपोवन आपदा की। लेकिन अलग अलग जिलों में बारिश से आई तबाही के निशान अभी बाकी हैं। पर मुख्यमंत्री धामी को भरोसा है कि आपदा प्रभावित इलाकों में जल्द हालात बेहतर होंगे। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। और सीएम धामी बता दें आपको कि 3 नवंबर को केदारनाथ के दौरे पर जा रहे हैं। इससे पहले सीएम धामी के कुछ दिन पहले ही केदारनाथ गए थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री के दौरे से पहले सीएम धामी केदारनाथ जा रहे हैं और वहां पर प्रधानमंत्री मोदी की जो दौरा है उसकी तैयारियों का जायजा लेंगे। 5 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ पहुंचने वाले हैं। उससे पहले 3 नवंबर को सीएम धामी केदारनाथ जा रहे हैं। ढोल और ढोली उत्तराखंड की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है और ये लोगों की आजीविका का भी साधन है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड की संस्कृति में ढोल और ढोली का अहम योगदान है। इस विद्या में पारंगत कई बच्चे पढ़ाई के साथ इसे अपनी आजीविका बना रहे हैं। राजकीय इंटर कॉलेज चौपता रुद्रप्रयाग के छात्र अतुल और गौरव शादी विवाह के साथ सार्वजनिक कार्यों में भी ढोल बजाने का काम करते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। मैं ढोल भी बजाता हूँ बचपन से और इससे मैं मतलब अपना खर्चा चलाता हूँ और अपनी दादी को भी पालता हूँ और शादी ब्याह में भी जाता हूँ। मैं ये विद्या सीखी अपने दादा से। ये पहले जब हम दादा के साथ जाते थे बजाने, तब अब पापा भी नहीं है, तब ऐसा है हमारा भाई है मेरा एक, मम्मी है, बस वो है हमारे। अब जो दाता हूँ शादी शुदी में वो पैसे होते हैं, स्कूल का भी वहीं से होता है, जो पैसे शादी वगैरह में होते हैं मेरे पास, और जो मम्मी को भी देता हूँ। ढोल वादन में माहिर दोनों बच्चों को इस विद्या में पारंगत करने में इनके शिक्षकों का बड़ा योगदान है। शिक्षक आशीष ऐसे बच्चों की प्रतिभा को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। सर, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो संसाधनों के अभाव में इस क्षेत्र में बहुत पिछड़े रह जाते हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं सर, चाहे विभागीय स्तर पे हो, चाहे इस तरीके के कार्यक्रमों के माध्यम से हो, ऐसे बच्चों को हम आगे लाने की कोशिश करते हैं। और पहले हम विद्यालय स्तर पर ही इनकी कला को पहचानते हैं और जो भी बच्चे सर इस क्षेत्र में लगन से आगे बढ़ना चाहते हैं उनको प्रमोट करने के लिए हम लोग खुद भी इन्वॉल्विंग रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ढोल वादन सिर्फ युवाओं को ही आकर्षित कर रहा है। बागेश्वर के 76 साल के बुजुर्ग प्रताप राम 15 साल की उम्र से मशक बीन बजाते आ रहे हैं और आज भी बदस्तूर उनका वादन जारी है। ये मशीक बजा, ये बीन बजा बोलते हैं। ये राष्ट्रकरण चीज़ है। फौजी में भी ये चलता है और मैं 15-16 साल का था तब से मैं इसको बजाता ही रहता हूँ। और कहीं शादी है या कुछ अच्छे काम, मैं कहीं देवता किसी के वहाँ भी मतलब इसको मैं अभी तक मैं बजाते रहता हूँ। लोक कलाकारों के साथ ही युवा पीढ़ी में ढोल बजाने की अपनी संस्कृति और परंपरा लेकर जो आकर्षण है, उससे ये परंपरा आज भी जिंदा है। सुनील नवप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। और 18 अक्टूबर को आई प्राकृतिक आपदा से हल्द्वानी के गौला नदी में बने एनएच पुल का एक हिस्सा ढह गया, जिससे पुल के जरिए गौला पार
चोर गलिया, सितारगंज और नैनीताल की आवाजाही बिल्कुल बंद हो गई। हालांकि सीएम थामी ने इसे ठीक करने के लिए 15 नवंबर तक का वक्त दिया, लेकिन इस बीच प्रशासन ने पुल ठीक होने तक वैकल्पिक रास्ता बनाने की कोशिश भी शुरू कर दी। इसके लिए पुल बनाने से पहले इस्तेमाल होने वाले नदी का पुराना रास्ता तैयार करने की योजना है, ताकि लोगों को एक ऑप्शन मिल सके। क्षतिग्रस्त हुआ है, जिससे गोलापार के जितने भी किसान हैं और आम जनता है, इनका आवाजाही कट गया है और उनको बहुत घूम के काठगोदाम से जाना पड़ रहा है। उसके मद्देनजर जिलाधिकारी महोदय ने निर्देश दिया है कि एक वैकल्पिक मार्ग के रूप में ये फॉरेस्ट से होता हुआ, नदी से होता हुआ वैकल्पिक मार्ग बनाया जाए, जिससे जो गोलापार के निवासी हैं और उनका रोजमर्रा की आवश्यकताएं जैसे फल है, सब्जी है, दूध है, इनको मार्केट में मिल सके और वो भी बाजार से अपना जो है सामग्री अपने यहाँ से प्राप्त कर सके। और 18 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच हुई भयंकर बारिश के कारण आई प्राकृतिक आपदा ने सड़क से लेकर बिजली तक की सारी व्यवस्था प्रभावित कर दी। इसके लिए सरकारी विभाग लगातार काम कर रहा है। कुमाऊं कमिश्नर सुशील कुमार ने मंगलवार को मंडल के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान कमिश्नर ने सड़क और बिजली पर फोकस करते हुए जल्द से जल्द चीजें दुरुस्त करने की बात कही है। 1962 में हुए भारत चीन युद्ध के बाद अपने पैतृक गांव से दूर हुए ग्रामीण एक बार फिर अपने गांव में जाने की मांग उठा रहे हैं। इसके बाद एक बार फिर बंजर पड़े गांवों के आबाद होने की सुखबुगाहट तेज हो गई है। 1962 के बाद खाली हुए पहाड़ के कई गांव एक बार फिर से गुलजार हो सकते हैं। बीते साल डीजीपी मीट में एक योजना तैयार हुई थी, जिसमें इंडो चाइना से जुड़े इलाकों में विकास मेले के आयोजन का फैसला लिया गया था, जिसके बाद प्रदेश के 3 बॉर्डर जिले पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी में विकास मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों की समस्याओं को सुना गया और एक रिपोर्ट तैयार की गई है, जिस पर राज्य और केंद्र सरकार काम करेगी। डीजीपी महोदय को मैं सबमिट कर रहा हूं और वहीं से अब डीजीपी महोदय के द्वारा ये आगे भेजा जाएगा और निकट भविष्य में फिर गोष्ठी होनी है डीजीपी की, पीएम साहब की, तो उसमें फिर ये चर्चा होगी इन सब चीज़ों में। बॉर्डर के गांव हमेशा से ही देश की सुरक्षा के लिए अहम रहे हैं। ऐसे में स्थानीय लोग भी अपने पैतृक गांव जाने की मांग कर रहे हैं, जिसमें उत्तरकाशी के बॉर्डर से जुड़े गांव के लोग भी शामिल हैं, जिन्हें 1962 की लड़ाई के बाद वहां से हटा दिया गया था। कि जहां आर्मी सेना प्रथम रक्षा दल है, तो वहां के स्थानीय जो है द्वितीय रक्षा पंक्ति होती है। और 1962 की लड़ाई के बाद जो बॉर्डर गैर आबाद हो गए हैं, उनको बसावट करने का एक अभिनव प्रक्रिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया। तो 3 जिलों में हुए विकास मेले का मकसद भी यही है कि लोग जागरूक हों और उन्हें मूलभूत सुविधाएं मिलें। इसके साथ ही चीन अपने बॉर्डर पर कई इलाकों में लोगों को बसा रहा है। ऐसे में अगर भारत भी बॉर्डर इलाकों में फिर से लोगों को बसाने में सफल होता है, तो ये सुरक्षा के लिहाज से अहम साबित होगा। साथ ही पर्यटन के नए आयाम भी खुलेंगे। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सत्येंद्र बर्दवाल की रिपोर्ट। 4.5 साल तक बिना किसी टेंशन के राजकाज चलाने वाली बीजेपी के समीकरण चुनाव आते आते गड़बड़ाने लगे हैं। पहले यशपाल आर्या और अब हरक के कांग्रेस में जाने की चर्चाओं ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। यशपाल आर्य की कांग्रेस में घर वापसी और अब हरक के बयानों से बीजेपी सख्ते में है। ऊपर से बीते कुछ दिनों में हरक सिंह और हरीश रावत के बीच जुगलबंदी ने भी उसकी टेंशन और बढ़ा दी है। हरक सिंह ने अपने मौजूदा कार्यकाल को निराशाजनक बताया, तो हरीश रावत ने इसे सार्वजनिक माफी मान लिया। बदले में हरक सिंह ने भी कह दिया कि उन्होंने कभी भी बड़े भाई को कुछ गलत नहीं कहा। हरक सिंह ने कहा कि मैंने बरगद का पेड़ जरूर कहा, लेकिन बदले में हरक ने बरगद की खूबियां भी गिना दी। और मैं समझता हूँ जो उन्होंने 4.5 साल की निराशा व्यक्त की है, वो एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने कहा है कि भाइयों माफ करिएगा, जो हमने अपराध किया था उसके परिणाम स्वरूप ये पापपूर्ण जो सरकार आई सत्ता में, उसने राज्य को बर्बाद कर दिया और उससे मैं भी निराश हूँ। एक शब्द बड़े भाई के खिलाफ नहीं बोला मैंने आज तक। कहीं बोल दो, ये बोला होगा बरगद का पेड़ है तो बरगद का पेड़ भी, तो बरगद पेड़ को नेगेटिव में क्यों ले रहे हो? तो वो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है, सबसे ज्यादा कार्बन ऑब्जर्व करता है, उसके पत्तियां भी छाया काम आती हैं, उसका गोंद भी काम आता है, वो हर्बल की जड़ी बूटियों में भी दवाइयों के काम आता है, लकड़ी भी मैं हवन करूँ तो लकड़ी भी काम आती है।
इसी जुगलबंदी से बीजेपी को आशंका है कि हरक सिंह कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो इससे पार्टी का चुनावी रोड मैप गड़बड़ा सकता है, वो भी तब जबकि दलित नेता यशपाल आर्य का विकल्प अब तक खोजे नहीं मिल रहा। हालांकि बीजेपी का कहना है कि लोकतंत्र में किसी को रोका नहीं जा सकता। लोकतंत्र में किसी को आप जबरदस्ती रोक नहीं सकते। लोकतंत्र में सबकी भाव के अनुसार वो काम करते हैं। जब यशपाल आर्य नहीं थे, हमारे पास विकल्प नहीं था क्या? हम तो नैनीताल में जीते, इन्हीं को हरा के जीते। अब सच तो यही है कि मन ही मन बीजेपी भी मान चुकी है कि जो जाएगा वो जाएगा। बस मंथन इस पर है कि जो नुकसान होगा उसका काउंटर कैसे होगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील प्रभात की रिपोर्ट। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला यहाँ जारी।